नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनीषा दुबे मेरी यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, हम लास्ट वीडियो में प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व किए थे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में फ्रेंड्स अपन ऑब्स एंड गायनी के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इसमें भी उसी तरह हर एक टॉपिक को डिटेल में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे फ्रेंड्स, ताकि आपको आगे के एग्ज़ाम्स के लिए हर एक टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए फ्रेंड्स। तो ये वीडियो आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, तो मेरे साथ वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिए। तो चलिए देरी ना करते हुए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्वेश्चन 1 है फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी विथ सीवियरली अफेक्टेड RH इम्यूनाइज्ड फीटस मे बी ए कॉम्प्लिकेटेड बाय। ऑप्शन क्या क्या दिया है? पॉलीहाइड्रोमिनास, फीटल हाइड्रोपस, फीटल कार्डियक फेलियर एंड ऑल ऑफ द अबव। सो द राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, प्रेगनेंसी विथ सीवियरली अफेक्टेड RH इम्यूनाइज्ड फीटस मे बी ए कॉम्प्लिकेटेड बाय पॉलीहाइड्रोमिनास, फीटल हाइड्रोपस एंड द फीटल कार्डियक फेलियर। तो चलिए सबसे पहले अपन जानते हैं RH फैक्टर के बारे में, ये क्या होता है। ठीक है, तो सबसे देखते हैं पहले इसमें RH फैक्टर। RH फैक्टर इज एन इनहेरिटेड प्रोटीन फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, RH फैक्टर क्या है? इनहेरिटेड प्रोटीन फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द रेड ब्लड सेल्स। इफ़ योर ब्लड हैज़ द प्रोटीन यू आर RH पॉजिटिव। ठीक है, अगर ये प्रोटीन आपके रेड ब्लड सेल्स में है तो आप RH पॉजिटिव हैं, और आपके रेड ब्लड सेल में यदि ये प्रोटीन नहीं है तो आप RH निगेटिव हैं। इफ़ योर ब्लड डजेंट हैव द प्रोटीन यू आर RH निगेटिव। ठीक है, अगर आपके ब्लड में रेड सेल्स में ये प्रोटीन नहीं है तो आप RH निगेटिव हैं। द पॉजिटिव और नेगेटिव यू माइट सी आफ्टर योर ब्लड टाइप रिफर टू RH पॉजिटिव और RH निगेटिव। ठीक है, हमारे बॉडी में जो रेड ब्लड सेल्स रहती है उसमें एक प्रोटीन पाया जाता है, इसको अपन RH फैक्टर कहते हैं। यदि RH फैक्टर प्रोटीन प्रेजेंट है आपके रेड ब्लड सेल्स में तो आप RH पॉजिटिव हैं, और यदि आप ये नहीं हैं तो आप RH निगेटिव हैं। ठीक है, योर प्रेगनेंसी नीड्स स्पेशल केयर इफ़ योर RH निगेटिव। ठीक है, यदि कोई प्रेग्नेंट लेडी है और उसका ब्लड ग्रुप में ये RH फैक्टर है और निगेटिव है तो वो बेबी के लिए कॉम्प्लिकेशंस प्रोड्यूस कर सकती है। ठीक है, योर प्रेगनेंसी नीड्स ए स्पेशल केयर इफ़ योर RH निगेटिव एंड योर बेबी इज़ ए RH पॉजिटिव। ठीक है, यदि बेबी RH पॉजिटिव है और मदर है RH निगेटिव तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है इसमें। दैट्स कॉल्ड द RH इनकम्पेटिबिलिटी। ए बेबी कैन इनहेरिट द RH फैक्टर फ्रॉम आइदर पेरेंट। योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर विल एडवाइज दैट यू हैव ए ब्लड टाइप एंड RH फैक्टर स्क्रीनिंग टेस्ट ड्यूरिंग योर फर्स्ट प्रीनेटल विजिट। ठीक है, प्रीनेटल विजिट में प्रेग्नेंट लेडी को ब्लड टेस्ट किया जाता है और उसमें RH फैक्टर के बारे में भी स्क्रीनिंग की जाती है। यदि मदर RH निगेटिव है और बेबी RH पॉजिटिव है तो ये आगे चल के उसके लिए कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। एट द टर्म ऑफ डिलीवरी उसमें मदर को डिलीवरी के टाइम में anti-RH इंजेक्शन दिया जाता है ताकि ये ब्लड मिक्स ना हो पाए बेबी में। चलिए इसके बारे में आगे जानते हैं अपन। इफ़ द मदर इज़ RH निगेटिव हर इम्यून सिस्टम ट्रीट्स RH पॉजिटिव फीटल सेल्स एज इफ दे वेयर ए फॉरेन बॉडी सब्सटेंस। ठीक है, यदि मदर RH निगेटिव है तो मदर का जो इम्यून सिस्टम है वो फीटस RH पॉजिटिव है तो उसके सेल्स को ये एंटीबॉडी की तरह ट्रीट करने लगती है मदर की इम्यून सिस्टम। ठीक है, मदर बॉडी मेक्स एंटीबॉडी अगेंस्ट द फीटल ब्लड सेल्स। तो मदर की बॉडी क्या करती है? उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने लगती है फीटल ब्लड सेल्स के लिए। ठीक है, दिस एंटीबॉडीज में क्रॉस ए बैक थ्रू द प्लेजेंटा इनटू द डेवलपिंग बेबी एंड दे डिस्ट्रॉय द बेबी सर्कुलेशन रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, तो क्या होता है इसमें, यदि मदर निगेटिव है और बेबी पॉजिटिव है तो मदर की जो इम्यून सिस्टम है वो चाइल्ड के ब्लड सिस्टम में RH पॉजिटिव होने की वजह से उसके खिलाफ एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने लगती है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि फॉरेन बॉडी है, हमारे बॉडी के लिए नहीं है सही, क्योंकि मदर का ब्लड ग्रुप RH निगेटिव है। ठीक है, तो उसको एक्सपेल करने के लिए, बाहर निकालने के लिए एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने लगती है, और यही एंटीबॉडी फिर मदर प्लेजेंटा के थ्रू बेबी में जाती है, और ये एंटीबॉडी चाइल्ड के ब्लड में ये सर्कुलेटिंग रेड ब्लड सेल्स को डिस्ट्रॉय करने लगती है, जिसकी वजह से फीटल्स में ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए इसके बारे में और आगे जानते हैं अपन।
ठीक है, इतना तो आप लोग को क्लियर हो गया होगा। RH निगेटिव मदर एंड RH पॉजिटिव फीटस हो तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि दोनों के ब्लड मिक्स हो जाते हैं और मदर की जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस हुए रहते हैं वो चाइल्ड में प्लेजेंटा के थ्रू के सर्कुलेशन में चली जाती है और उसके रेड सेल्स को डिस्ट्रॉय करने लगती है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि ये फॉरेन बॉडी है। ठीक है, तो हमको इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस ये प्रॉब्लम हमको देखने को मिलती है। चलिए इसके बारे में और जानते हैं। ठीक है, इसे क्या क्या कहते हैं अपन। RH डिसीज़, रेसेस इनकम्पेटिबिलिटी, रेसेस डिसीज़, RH हीमोलाइटिक डिसीज़ ऑफ द न्यूबॉर्न, रेसेस डी हीमोलाइटिक डिसीज़ ऑफ द न्यूबॉर्न और RHD-HDN इज़ वन ऑफ द कॉजेज़ ऑफ हीमोलाइटिक डिसीज़ ऑफ द न्यूबॉर्न। ठीक है, उसमें हीमोलाइटिक डिसीज़ प्रोड्यूस करती है ये। आगे देखते हैं इसके बारे में। हाउ एवर ओइंग टू प्रिवेंटिव method developed in the 1970, RH disease has markedly declined. RH disease can be prevented by administration of anti-D-IgG। ठीक है, जिसे कि अपन RSD इम्यूनोग्लोबुलिन कहते हैं। ये इंजेक्शन ड्यूरिंग डिलीवरी के टाइम या ड्यूरिंग एबॉर्शन हो जाता है। RH निगेटिव मदर एंड RH पॉजिटिव बेबी हो तब उस कंडीशन में ये इंजेक्शन दिया जाता है। ठीक है, मदर को इंजेक्शन टू RSD नेगेटिव मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी and or within a 72 hour of after the delivery. However, a small percent of pregnant women are still susceptible to RH disease even after having been administered anti-D-IgG immune globulin। ठीक है, डिलीवरी के 72 आवर के अंदर में ये इंजेक्शन मदर को दिया जाता है। यदि मदर RH निगेटिव है एंड बेबी RH पॉजिटिव बेबी को डिलीवर करती है तो उसको ये इंजेक्शन दिया जाता है। चलिए वन बाय वन अपन सभी को जान लेते हैं। पॉलीहाइड्रोमिनस, फीटल हाइड्रोपस एंड द फीटल कार्डियक फेलियर। ठीक है, RH इनकम्पेटिबिलिटी होने की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है हमको। पॉलीहाइड्रोमिनस, फीटल हाइड्रोपस एंड द फीटल कार्डियक फेलियर। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या होता है। Polyhydramnios is characterized by excess of amniotic fluid in the amniotic sac. Rhesus disease causes the mother antibodies to cross the placenta, often resulting in fetal anemia, and which is one of the principal cause of polyhydramnios। ठीक है, एमनियोटिक फ्लूइड की एक्सेस हो जाती है, उस कंडीशन को अपन पॉलीहाइड्रोमिनास कहते हैं। और ये कंडीशन क्यों होती है। रेसस डिसीज जिसे कि अपन RH इनकम्पेटिबिलिटी कहते हैं, जिसकी वजह से मदर के जो एंटीबॉडीज़ हैं वो प्लेजेंटा को क्रॉस करके फीटल ब्लड से मिक्स होने लगती है और उसके रेड ब्लड सेल्स को डिस्ट्रॉय करने लगती है, जिसके कारण से एनीमिया की प्रॉब्लम देखने को मिलती है हमको, फीटल एनीमिया, और उसकी वजह से ये पॉलीहाइड्रोमिनास की प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, आप लोग को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या होती है। फीटल हाइड्रोपस। फीटल हाइड्रोपस इज ए कंडीशन इन विच ए फीटस एक्यूमुलेट फ्लूइड usually stream from the fetal anemia. RH disease is a causes for the immune mediated hydropus fetalis. Next क्या होता है। fetal cardiac failure. Hydropus fetalis usually stream from the fetal anemia. The heart need to pump a much greater volume of blood to deliver the same amount of oxygen. The increased demand of cardiac output lead to heart failure and the corresponding edema। ठीक है, हाइड्रोपस की वजह से फिर ये कार्डियक फेलियर की प्रॉब्लम भी देखने को मिलती है। एनीमिया हो जाने की वजह से हार्ट को पंप करने के लिए मच वॉल्यूम ब्लड की आवश्यकता पड़ती है और उसके साथ साथ ऑक्सीजन की भी आवश्यकता पड़ती है, लेकिन इतने अमाउंट में नहीं होने की वजह से डिमांड अधिक बढ़ जाती है एंड कार्डियक आउटपुट लीड टू हार्ट फेलियर की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। साथ ही साथ एडिमा भी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 2, प्रेगनेंसी कैन बी फर्स्ट डायग्नोज्ड बाय अल्ट्रासाउंड एट 2 weeks, 5 weeks, 14 weeks एंड द 16 week। तो कब अपन को डायग्नोस होती है फर्स्ट टाइम। 5th वीक में। ठीक है, डायग्नोस होती है। चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं। अल्ट्रासोनोग्राफी कैन डिटेक्ट ईयरली प्रेगनेंसी एंड इट डिपेंड ऑन द विजुअलाइजेशन ऑफ गेस्टेशनल सैक और द एम्ब्रियो। एडवांस्ड और पास्ट ऑफ द फर्स्ट 6 to 8 week प्रेगनेंसी इज easier to visualize. In general, pregnancy is detectable in 25 days after the ovulation by the ट्रांसवजाइनल सोनोग्राफी। ठीक है, जनरली अपन को सोनोग्राफी के थ्रू अपन को गेस्टेशनल से क्या एम्ब्रियो दिखाई देने लगता है
6 to 8 वीक में, ठीक है। एंड ईजिली अपन देख सकते हैं ट्रांसवजाइनल सोनोग्राफी में 25 डेज आफ्टर ओवल्यूशन के अपन इसको नॉर्मली ट्रांसवजाइनल सोनोग्राफी के थ्रू भी देख सकते हैं। तो नॉर्मल क्या है इसका 5th वीक में अपन को प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 3, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर इंडिकेशन फॉर द टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इन एंटीपार्टम हेमरेज एक्सेप्ट, ठीक है। टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इन एंटीपार्टम हेमरेज एक्सेप्ट पूछा है फ्रेंड, तो क्या क्या है ऑप्शन, इंट्रायूटेराइन डेथ, 37 वीक्स, ट्रांसवर्स लाई एंड द कंटिन्यूस ब्लीडिंग, ठीक है। तो एंटीपार्टम हेमरेज, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। तो ये भी कंडीशन हो सकती है, ये भी हो सकती है और ये भी, लेकिन ट्रांसवर्स लाई ये कोई कॉजेज़ नहीं हो सकता कि आपकी प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो जाएगी इन एंटीपार्टम हेमरेज की, ठीक है। तो पोजीशन होती है फिटस की, ठीक है। ट्रांसवर्स लाई, लॉन्गिट्यूडल लाई, तो ये तो नॉर्मल पोजीशन है, इसकी वजह से प्रेगनेंसी टर्मिनेट नहीं हो सकती है, ये मेन कॉजेज़ नहीं हो सकता है, बाकी ये सभी हो सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में अपन जानते हैं, एंटीपार्टम हेमरेज क्या होता है और बाकी सभी को अच्छे से डिटेल में जानते हैं। एंटीपार्टम हेमरेज क्या है, एंटीपार्टम हेमरेज इज ए डिफाइंड एज ए bleeding from or into the genital tract occurring from 24+ week of pregnancy and prior to the birth of the baby. The most important causes of antepartum hemorrhage are placenta previa and the placenta abortio placenta जिसे कहते हैं अपन, although these are the not the most common, ठीक है। The most important causes of APH are placenta previa and the placenta abortion, although these are not the most common causes, ठीक है। यदि आपकी प्रेगनेंसी के दौरान 24 वीक प्रेगनेंसी होने के बाद यदि आपको ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है फीमेल्स में, ठीक है, तो उस कंडीशन को अपन एंटीपार्टम हेमरेज कह सकते हैं। और क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं इसके लिए, प्लेजेंटा प्रीविया एंड प्लेजेंटा, ये लेकिन मोस्ट कॉमन कॉजेज़ नहीं है बोल रहे हैं ये। एंटीपार्टम हेमरेज के बारे में हमको कैसे पता चलता है और क्या क्या साइन एंड सिम्टम देखने को मिलते हैं। इफ प्रेजेंट क्लासिकली विथ वजाइनल ब्लीडिंग, एब्डोमिनल पेन, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन एंड द टेंडरनेस, ये सभी देखने को मिले तो हमको समझ जाना चाहिए कि पेशेंट को एंटीपार्टम हेमरेज की प्रॉब्लम हो गई है। ऑन द क्लिनिकल एग्जामिनेशन द यूट्रस इज इरिटेबल विथ इंक्रीज ए बेस लाइन टोन, देयर मे बी ए एविडेंस ऑफ फीटल डिस्ट्रेस, इन सीवियर केसेज द मदर में शो द कार्डियोवैस्कुलर डिकम्पनसेशन विथ एविडेंस ऑफ हाइपोवोलेमिया, ठीक है। एंटीपार्टम हेमरेज अलग से एक टॉपिक है फ्रेंड्स, मैं कभी आगे वीडियो बनाऊंगी या ऑब्स गायनी के अपन हर एक टॉपिक को डिटेल में जानेंगे पढ़ेंगे, तो उसके बारे में फिर मैं आप लोग को डिटेल में अच्छे से बताऊंगी। तो चलिए अभी थोड़ा शॉर्ट में जान लेते हैं। एंटीपार्टम हेमरेज इज़ ए ग्रेव ऑब्स्ट्रिकल इमरजेंसी इन इज़ ए लीडिंग ए कॉज ऑफ maternal and perinatal mortality and the morbidity. APH is a defined as the hemorrhage from the genital tract after the 20th week of gestation but before the delivery of the baby. It complicate about 2 to 5% of all the pregnancies. तो ऑप्शन में सबसे पहला क्या दिया था, इंट्रायूटेराइन डेथ, ठीक है। फीटल डेथ इन यूट्रो इज द इंडिकेशन फॉर द टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। फीटस का यदि यूट्रस के अंदर डेथ हो गई है तो ये एक साइन है कि प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो गई है। नेक्स्ट है 37 वीक, इंडिकेशन ऑफ डेफिनेटिव मैनेजमेंट इज ए ब्लीडिंग अकर्स एट द आफ्टर 37 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। ये इंडिकेट करता है कि फीटल डेथ हो चुका है, एंटीपार्टम हेमरेज होने लगता है साथ ही, है ना, 37 वीक के बाद। नेक्स्ट देखते हैं ट्रांसवर्स लाई इज़ ए नॉट इंडिकेशन फॉर द टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। बेबी ट्रांसवर्स लाई है, ये कोई कॉज नहीं हो सकता या इंडिकेट नहीं कर रहा है कि आपकी बेबी की डेथ हो गई है, क्योंकि ट्रांसवर्स लाई के द्वारा भी अपन नॉर्मल बेबी को डिलीवर कर सकते हैं, तो ये कॉजेज़ नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है कंटिन्यूस ब्लीडिंग, कंटिन्यूस ब्लीडिंग इज इंडिकेशन फॉर द टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। फीमेल को कंटिन्यूस ब्लीडिंग हो रही है तो ये तो मेन इंडिकेशन ही है कि बेबी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी हो चुका है, फीटल की डेथ हो चुकी है, ठीक है। तो आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 4, DNA एनालिसिस ऑफ कोरियोनिक विलस एंड एमिनोसेंटेसिस इज नॉट लाइकली टू डिटेक्ट, ठीक है। ये कौन सी प्रोसेस होती है, कोरियोनिक विलस एंड एमिनोसेंटेसिस, ये फीटस को प्रेगनेंसी के दौरान ही उसकी एबनॉर्मलिटी के बारे में पता किया जाता है। और आजकल ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है क्योंकि बहुत सारे क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ एंड डिसीज़ देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि डाउन सिंड्रोम,
टर्नर सिंड्रोम, ठीक है, बहुत सारे डिसीज़ हैं जिसके बारे में अपन प्रेगनेंसी के दौरान ही फीमेल्स में ये टेस्ट करके अपन पता कर सकते हैं कि आगे होने वाले बेबी में ये प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, डीएनए एनालिसिस ऑफ कोरियोनिक विलस एंड एमनोसेंटेसिस इज नॉट द लाइकली टू डिटेक्ट टाइसेसिस डिसीज, हीमोफीलिया ए, सिकल सेल डिसीज एंड ड्यूकेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। तो इसमें से कौन सी डिसीज़ को अपन पता नहीं कर सकते हैं इन टेस्ट के द्वारा, तो कौन से डिसीज़ है वो है ऑप्शन डी, ठीक है। ड्यूकेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी को अपन पता नहीं कर सकते हैं, बाकी को अपन पता कर सकते हैं। तो चलिए इन सब के बारे में डिटेल में जानते हैं। कोरियोनिक विलस सैम्पलिंग, जिसे कि अपन CVS कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, एंड द एमिनोसेंटेसिस आर प्रीनेटल डायग्नोस्टिक प्रोसीजर दैट आर परफॉर्म्ड टू डिटेक्ट द फीटल एबनॉर्मेलिटी, ठीक है। प्रीनेटल डायग्नोस्टिक प्रोसीजर दैट आर परफॉर्म टू डिटेक्ट द फीटल एबनॉर्मेलिटी, ठीक है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान अपन फीटल्स की एबनॉर्मेलिटी के बारे में पता कर सकते हैं। इन 1991 कंसर्न अबाउट द रिलेटिव सेफ्टी फॉर this procedure across after the reports were the published that describe a possible association between CVS and birth defect in infants, ठीक है। और क्या बेनिफिट है कोरियोनिक विलस सैम्पलिंग ओवर द एमिनोसेंटेसिस, द मेन एडवांटेज ऑफ CVS ओवर द एमिनोसेंटेसिस इज it is performed much early in pregnancy at 10 to 13 weeks rather than 15 to 20 weeks, and disadvantage it is that neural ट्यूबल डिफेक्ट सच एज स्पाइना बाइफिडा कैन नॉट बी डिटेक्ट, ठीक है। CVS का क्या एडवांटेज है एमिनोसेंटेसिस के अपेक्षा और क्या डिसएडवांटेज है, तो CVS का एडवांटेज क्या है कि आप उसको ईयरली प्रेगनेंसी में 10 to 30 वीक में ही आप करके पता कर सकते हैं, ठीक है। आपको लेट जाने की ज़रूरत नहीं है, ईयरली प्रेगनेंसी में आप पता कर सकते हैं। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है, ये न्यूरल ट्यूबल डिफेक्ट के बारे में आप पता नहीं कर सकते, सच एज स्पाइना बाइफिडा, ठीक है। ये दोनों आप डिफेक्ट को आप CVS के थ्रू पता नहीं कर सकते, क्योंकि इसको अपन डायग्नोस करते हैं ईयरली प्रेगनेंसी में, बाद में नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अपन, एमिनोसेंटेसिस इज बेटर देन CVS फॉर सम वुमन, यू शुड हैव एमिनोसेंटेसिस इफ़ यू हैव हैड ए बेबी विथ ए न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट सच एज स्पाइना बाइफिडा, or if you or your partner has a neural tube defect. CVS does not test for this problem. Amniocentesis may be better if the result of other tests have not been normal, ठीक है। तो एमनोसेंटेसिस में अपन को न्यूरल ट्यूबल डिफेक्ट एंड स्पाइना बाइफिडा के बारे में पता चल जाता है, लेकिन CVS से के द्वारा अपन को पता नहीं चल जाता है। अब व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एमिनोसेंटेसिस एंड द CVS? CVS utilize either a catheter or needle to biopsy placenta cell that are derived from the same fertilized egg as the fetus, and during amniocentesis a small sample of fluid that surround the fetus is removed, ठीक है। दोनों के प्रोसीजर में थोड़ा सा अंतर है। चलिए अब 1 by 1 करके इन सब के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं अपन। टाइसेसिस डिसीज़, हीमोफीलिया ए, सिकल सेल डिसीज़ एंड ड्यूकेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के बारे में। तो शॉर्ट में इन सब के बारे में जानकारी ले लेते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। टाइसेसिस डिसीज़ क्या है? इट इज़ अ रेयर ऑटोसोमल रेसेसिव genetic disorder. It is a cause of progressive deterioration of nerve cells and the mental and physical abilities that begin around the 6 month of age and usually result in death by the age of 4. ठीक है, ये क्या है? एक ऑटोसोमल रेसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर है। मैंने आप लोग को डिटेल में लिस्ट बना के दिया है ऑटोसोमल रेसेसिव, ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर्स के बारे में, तो उस वीडियो में आप लोग जा कर के देख सकते हैं कौन सी डिसीज़ ऑटोसोमल रेसेसिव है, कौन सी डिसीज़ ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर की है, ठीक है। इसमें क्या होता है? डिटोरिएशन ऑफ नर्व सेल्स एंड द मेंटल एंड फिजिकल एबिलिटी दैट बिगिनस अराउंड द 6 month ऑफ एज एंड यूजुअली रिजल्ट इन द डेथ बाय द एज ऑफ 4. नेक्स्ट क्या है? हीमोफीलिया ए। हीमोफीलिया ए इज़ ए जेनेटिक डेफिशिएंसी इन क्लॉटिंग फैक्टर 8, ठीक है। क्लॉटिंग फैक्टर में डिफेक्ट होने की वजह से या जेनेटिक डेफिशिएंसी होने की वजह से ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है, विच कॉजेज इंक्रीज ब्लीडिंग एंड यूजुअली अफेक्ट द मेल। अबाउट 70% ऑफ टाइम इट इज़ इनहेरिटेड एज एन एक्स लिंक्ड रेसेसिव ट्रेट, बट अराउंड द 30% ऑफ केसेस अराइज फ्रॉम द स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन, ठीक है। तो क्लॉटिंग फैक्टर 8 के जेनेटिक डेफिशिएंसी होने की वजह से हमको ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है।
नेक्स्ट है सिकल सेल डिसीज़। ठीक है, इसके बारे में भी अपन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम अपन पता कर सकते हैं। हीमोफीलिया ए के बारे में पता कर सकते हैं, टायसेसिड डिसीज़ के बारे में पता कर सकते हैं, लेकिन ड्यूकेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के बारे में अपन को पता नहीं चल सकता है। ठीक है, तो सिकल सेल डिसीज़ क्या है? इट इज़ ए हेरिडिटरी ब्लड डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय एबनॉर्मलिटी इन द ऑक्सीजन कैरिंग हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स इन रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, ऑक्सीजन कैरिंग हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स इन रेड ब्लड सेल्स में एबनॉर्मलिटी होने की वजह से ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। द आरबीसी एज्यूम एन एबनॉर्मल रिजिड सिकल लाइक शेप अंडर द सर्टन सर्कमस्टेंसेस। सिकल सेल डिसीज इज एसोसिएटेड विथ ए नंबर ऑफ एक्यूट एंड क्रॉनिक हेल्थ प्रॉब्लम सच एज ए सीवियर इन्फेक्शन अफेक्ट ऑफ सीवियर पेन। ठीक है, तो ये क्या है? एबनॉर्मलिटी इन द ऑक्सीजन कैरिंग हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स इन द रेड ब्लड सेल्स, जो कि ऑक्सीजन कैरी हीमोग्लोबिन रहती है उसमें हमको ये डिफेक्ट होने की वजह से देखने को मिलता है, जो कि जिसकी वजह से आरबीसी का शेप क्या है? बिगड़ जाता है। एबनॉर्मल रिजिड सिकल लाइक शेप अंडर द सर्टन सर्कमस्टेंसेस। ठीक है, साथ ही साथ हमको क्या प्रॉब्लम देखने को मिलती है? क्रॉनिक हेल्थ प्रॉब्लम देखने को मिलती है सच एज सीवियर इन्फेक्शन अटैक ऑफ सीवियर पेन। ठीक है, तो ये सारे हमको फिर देखने को मिलते हैं। तो इसको अपन प्रीनेटल डायग्नोसिस के थ्रू अपन इसको पता कर सकते हैं कि बेबी में सिकल सेल की प्रॉब्लम कहीं हो तो नहीं सकती आगे चल के फ्यूचर में। नेक्स्ट है ड्यूकेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। ड्यूकेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, जिसे कि डीएमडी कहते हैं अपन शॉर्ट में, इज ए रेसेसिव एक्स लिंक्ड फ्रॉम द मस्कुलर डिस्ट्रॉफी अफेक्टिंग अराउंड द 3,600 बॉयज विच रिजल्ट इन मसल्स डिजनरेशन एंड द इवेंचुअल डेथ। ठीक है, 3,600 बॉयज़ में सिर्फ एक बच्चे को हो सकता है, बॉयज़ को, और ये क्या है? एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर है। ठीक है, इसमें मसल्स डिजनरेशन एंड इवन नेचुरल डेथ भी देखने को हमको मिल सकती है। ठीक है, प्रीनेटल डायग्नोसिस अवेलेबल बट करेंटली देयर आर ए लिमिटेशन ऑफ दिस डायग्नोसिस। ठीक है, तो इसको अपन डायग्नोसिस के थ्रू पता नहीं कर सकते हैं। मस्कुलर डिजनरेशन होता है, इसमें रेसेसिव एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। ठीक है, और बहुत ही रेयरली, बहुत ही कम लोगों को ये देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 5, विच पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब इज़ द मोस्ट कॉमन साइट फॉर एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब में यदि एक्टोपिक प्रेगनेंसी होगी तो मोस्ट कॉमनली किस जगह पे होगी, ये क्वेश्चन पूछा गया है। स्टमक, फिम्ब्रियल, इंटरस्टिशियल एंड द एम्पुला। सो द राइट आंसर इज, आप लोग बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में जिसको भी पता हो। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, एम्पुला में हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि ट्यूब में एम्पुला कहाँ पे सिचुएटेड है। देखते हैं इस डायग्राम में, देखिए इसे 4 पार्ट दिखाई दे रहे हैं, इंट्राम्यूरल, स्थमस, एम्पुला एंड द इन्फंडिबुलम। ठीक है, तो ये एम्पुला आप लोगों को क्लियर दिखाई दे रहा होगा। इस पोर्शन में जनरली हमको एक्टोपिक प्रेगनेंसी देखने को मिलता है। ठीक है, नीचे ओवरी दिखाई दे रही है अपन को, साथ में ओवरी के सारे इसमें दिखाई दे रहे हैं, कॉर्टेक्स। उसी तरह इसमें यूट्रस है, इसमें इंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड सर्विक्स। ठीक है, तो ये पूरे यूट्रस का स्ट्रक्चर है, आप लोग इसको देख करके क्लियर समझ सकते हैं एम्पुला कहाँ पर है। इस डायग्राम में भी देखिए, इसमें भी क्लियर दिखाई दे रहा है, स्थमस, एम्पुला, इन्फंडिबुलम एंड द फिम्ब्रिया। तो इस डायग्राम में भी आप एम्पुला को देख के समझ सकते हैं। चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं। फैलोपियन ट्यूब कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। कौन कौन से हैं? फिम्ब्रिया, इन्फंडिबुलम, एम्पुला एंड द स्थमस। ठीक है, तो फिम्ब्रिया देखते हैं सबसे पहले क्या है। इट इज़ ए फिंगर लाइक सिलिएटेड प्रोजेक्शन विच इज़ कैप्चर द ओवम फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द ओवरी। ठीक है, ये कैसा रहता है? फिंगर लाइक है, सिलेटेड प्रोजेक्शन हमको डायग्राम में क्लियर दिखाई दे रहा है। और ये क्या करता है? विच इज़ ए कैप्चर द ओवम फ्रॉम द सरफेस ऑफ द ओवरी। ठीक है, ओवम को कैप्चर करने का काम करता है जब वो ओवम ओवरी से रिलीज होती है। उसके बाद है इन्फंडिबुलम। इन्फंडिबुलम में क्या है? फनल शेप्ड ओपनिंग। ठीक है, फनल जैसा ओपनिंग रहता है, फनल शेप्ड ओपनिंग नियर द ओवरी टू विच इज़ ए फिम्ब्रिया आर अटैच्ड। लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट पार्ट। ठीक है, लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट पार्ट रहता है ये। नेक्स्ट एम्पुला, वाइडेस्ट सेक्शन ऑफ द यूट्राइन ट्यूब। फर्टिलाइजेशन यूजुअली अकर्स हियर। ठीक है, ये वाइड होता है, इसकी वजह से यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हमको जनरली देखने को मिलता है।
नेक्स्ट फ्रेंड्स, एम्पुला, वाइडेस्ट सेक्शन ऑफ द यूट्राइन ट्यूब, फर्टिलाइजेशन यूजुअली अकर्स हियर। ठीक है, वाइड सेक्शन होने की वजह से यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। नेक्स्ट है इस्थमस, इस्थमस इज ए नैरो सेक्शन ऑफ द यूट्राइन ट्यूब्स कनेक्टिंग द एम्पुला टू द यूटेराइन कैविटी। तो ये डायग्राम के थ्रू आप लोग सभी को अच्छे से समझ सकते हैं, फिम्ब्रिया, इन्फंडिबुलम, एम्पुला एंड इस्थमस। तो आज का वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ फ्रेंड्स। आज हमने टॉप 5 क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं फ्रेंड्स, और हर एक टॉपिक को अच्छे से जानने की कोशिश किए हैं फ्रेंड्स। होप करती हूँ हर एक टॉपिक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में अपन नेक्स्ट 5 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, और हर एक टॉपिक को डिटेल में जानेंगे, क्योंकि आज की वीडियो में ये टॉपिक, अगर हर एक टॉपिक को सॉल्व करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो नेक्स्ट 5 क्वेश्चन को अपन नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि अपन को हर एक टॉपिक को डिटेल में जानना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉप 5 क्वेश्चंस के साथ फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।